अस्सलाम वालेकुम। हम सिक्स सेमेस्टर आज जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे कोर्स का फोर्थ लास्ट चैप्टर है। हमारे 4 चैप्टर्स रह गए हैं। तो जो ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इससे पहले हमने एनवायरमेंटल पॉलिसी और उसकी इम्प्लिकेशंस पढ़ ली थी। जो आज का लेक्चर है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में जो है जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, वो हैं ट्रांसबाउंड्री एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल पोल्यूशन, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड एनवायरनमेंट। तो आज जो है हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं और कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगी तो वो इंशाल्लाह फिर हम कमिंग लेक्चर्स में उसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो होता क्या है। तो इसको हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हम किसको कह सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर एनी सच प्रॉब्लम क्रिएटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, चाहे वो हम इकनॉमिक कोई एक्टिविटी करें, प्रोडक्शन कर रहे हैं या कंजम्पशन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ आर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द बायोफिज़िकल एनवायरनमेंट। बायोफिज़िकल का मतलब ये है कि हम बायोलॉजिकल यानी जो जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पर, हमारे इन्वायरमेंट में, उसको अगर कोई इफ़ेक्ट आता है, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो उसको हम कहेंगे कि ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है और इसी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अगर कर रही है। अब जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हम सिर्फ अपने मुल्क के बारे में बात करते हैं, अपनी कंट्री में, हमारे शहर में, हमारे इलाके में, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर कर रही होती हैं, अगर हम उसको देखें तो हमारे माइंड में सिर्फ ये आता है कि पोल्यूशन है और हवा जो है वो पोल्यूटेड है, उसमें गर्द गुबार है या जरासीम है। हमारे माइंड में ये बात आती है। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वैसे सोचना चाहें तो हम कहेंगे कि एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन, ये जो है ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसकी डिटेल में हम जाते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रही होती हैं। यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि नेशनल लेवल पर दुनिया के में मौजूद तमाम लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में मौजूद जो पब्लिक गुड्स होती हैं, जिसको हम एनवायरमेंटल गुड्स भी कहते हैं, कभी कभार उस पर हक सिर्फ किसी एक कंट्री का नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया का होता है। जैसे लेट सपोज़ बायोडाइवर्सिटी है, यानी जितनी भी जानवरों की, परिंदों की, पौधों की, प्लांट्स की जितनी भी अक़साम पाई जाती हैं दुनिया में, तो अगर हम उन स्पीशीज़ की बात करें, उन अक़साम की बात करें, तो ये जो है ये इस पर किसी एक कंट्री का या किसी एक इलाके का हक नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो उसको यूज़ भी कर सकती है और उसको सेव भी कर सकती है, उसकी कंजर्वेशन भी कर सकती है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की? फर्स्ट वन है एनवायरमेंटल इश्यूज़ आर इंटरकनेक्टेड। इसमें पहला ये है कि ये इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक प्रॉब्लम जो है कहीं एक अकर कर रही होती है तो वो दूसरी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है और दूसरी प्रॉब्लम्स एक प्रॉब्लम से अराइज होते हैं। इट मीन्स दैट वन इशू एक्सिलरेट द अदर। एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जैसे कि वाटर पोल्यूशन एक्सिलरेट द रेट ऑफ एयर पोल्यूशन, कि अगर हमारी पानी जो है वो आलूदा होती है तो उस पानी से जो वेपर्स, वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं वो भी फिर पोल्यूटेड ही होंगे। उसमें भी फिर वो, अगर हमारा पानी गंदा होता है तो वो पानी जब ऊपर की तरफ उठता है आसमान की तरफ, तो अगर पानी में केमिकल्स शामिल होंगे तो पानी के वेपर्स जो हैं उसमें भी वो केमिकल्स, वो एसिड्स जो है शामिल होते हैं, जिसकी वजह से फिर जो आसमान से पानी गिरता है, चाहे वो बारिश की शक्ल में हो, हेल स्टॉर्म की शक्ल में हो या स्नो की शक्ल में हो, उसमें भी फिर वो केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से
नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड क्या है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ट्रांसेंड द बॉर्डर्स ऑफ एनी वन कंट्री। इट मीन्स के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स के जो असरात होते हैं, ट्रांसेंड मीन वो बढ़ते हैं या फैलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्रीज़। एक मुल्क में पैदा होने वाले जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो दूसरे मुल्क तक पहुंच जाते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स एज एसिड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसको कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन मीन्स कंडेंस्ड मॉइस्चर इन द एयर। हवा में जो नमी की जो कंडेंसमेंट होती है, कंडेंस कहते हैं जो जम जाती है, वाटर वेपर से ऊपर जाते हैं और वो उसकी जो मॉलिक्यूल्स ठंडे हो जाते हैं और वो पानी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, चाहे वो रेन हो या स्नो हो, उसको हम प्रेसिपिटेशंस कहते हैं। तो impact of such problems as acid precipitation, ozone depletion and air pollution are not felt at only within countries where the problem are often created। कि ऐसा नहीं होता कि अगर इस किस्म की ये एसिड प्रेसिपिटेशन वाली या ओजोन डिप्लीशन की जो प्रॉब्लम है, अगर वो कोई एक कंट्री की वजह से क्रिएट हो रही है या उसकी वजह से उसमें इजाफ़ा हो रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है उसमें, तो ऐसा नहीं होता कि वो ही एक कंट्री उससे इफ़ेक्ट होगी या उसके जो असरात हैं वो उस कंट्री तक महदूद रहेंगे। बल्कि क्या होता है कि अगर किसी एक कंट्री की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो पूरी दुनिया जो है वो सफ़र कर रही होती है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं किसी एक कंट्री में, अगर वो पानी से वाटर वेपर्स बनते हैं और फिर उससे बारिश होती है, तो क्या पता कि वही पानी जो एक कंट्री से उठ रहा है किसी और कंट्री में जाकर बरस रहा हो। और इसी तरह जो ओज़ोन लेयर है, तो उस ओज़ोन लेयर से पूरी दुनिया जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही होती है, फ़ायदा उठा रही होती है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं है। Many of the international problems involve the use of common pool resource। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि जितनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो है वो अकर करती हैं, तो वो किस वजह से करती हैं? कॉमन पूल रिसोर्स, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आप लोगों को मैंने समझाया था, CPRs जिसको कहा जाता है, कि पब्लिक गुड्स जो हैं वो सबके लिए होती हैं, उस पर किसी एक का हक नहीं होता, वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं और नॉन राइवलरस भी होती हैं। तो एयर, वाटर, ओशन एंड फॉरेस्ट जो है, इस पर किसी एक बंदे का हक नहीं होता, ये तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दैट आर ओन्ड बाय नो वन नेशन, किसी एक नेशन की ऑनरशिप में नहीं होते, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो बुरी तरह हो रहा होता है। अच्छा, फोर्थ इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिक्वायर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू रिजॉल्व देम। कि जितनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो वो उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए तमाम जो कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनली, उनको मिलकर उसके लिए कोई हल निकालना पड़ेगा और इस तरह से ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई एक कंट्री या कुछ कंट्रीज़ मिलकर किसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना चाहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो उनको उसको सॉल्व कर पाएँ। हमारे लिए किसी एक कंट्री के लिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेट्स सपोज़ अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, या फिर डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है, दरख्तों की तादाद कम हो रही है, जो हमारे पास रिसोर्स हैं उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुई जा रही है, जो हम फ़िशिंग कर रहे होते हैं तो फ़िश की तादाद अगर कम होती जा रही है, तो सिर्फ एक कंट्री की कोशिशों से ये प्रॉब्लम्स हल नहीं होते। एसिड रेन है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये तमाम प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें तमाम कंट्रीज़ को मिलकर एक साथ बैठना होगा इस किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
इसके बाद है हाउ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अराइजेस। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट क्यों होती हैं? तो अगर सीधा इसका जवाब हो तो वो ये है क्योंकि एक तो टाइम के साथ साथ हमारी जो पूरी दुनिया है इसकी आबादी बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन या ओवर पॉपुलेशन जो है, इसकी जो ओवर पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से भी कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और फिर जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है तो एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ रहा है, साथ साथ जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग तरक्की कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है हमारा जो लैंड है, जो ज़मीनी एरिया है, तो उसमें एग्रीकल्चर के लिए जो हिस्सा है वो कम होता जा रहा है और आबादी जो है वो ज़्यादातर अर्बनाइजेशन की तरफ आ रही है। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो कम होता जा रहा है। तो ये तमाम रीज़न्स हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर करने की। ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द डोमिनेंट कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स हम किसे कहते हैं? कल्प्रिट्स कहते हैं हम किसी गिल्ट को, किसी जुर्म को कहते हैं। कोई जो मुजरिम है यानी जिसका कसूर है वो क्या है? वो सिविलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, जो कि किस चीज़ का रीज़न कर रही है। दे आर द डोमिनेंट कल्प्रिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो। कि आजकल के हालात में ये दो रीज़न्स ऐसी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को मुसलसल तब्दील किए जा रही हैं। एक है सिविलाइजेशन और दूसरी ग्लोबलाइजेशन है जो टाइम के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद जो हमारा है वेरियस processes that can be said to contribute to the global environmental problems include। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम ग्लोबली पूरी तमाम दुनिया की environmental प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ कर रही हैं। उसमें सबसे पहले है पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन, वेस्ट डिस्पोजल, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। कि एक तो पोल्यूशन है जो वो पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रही है। यानी कि अगर एक कंट्री जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसमें आ रहा है, वो इंडस्ट्रीज़ बना रही है, कारखाने बना रही है, फैक्ट्रीज़ बना रही है, तो उनसे जो धुआं निकल रहा है और उससे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो उससे पानी की जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ रही है, वाटर पोल्यूशन भी बढ़ रही है और एयर पोल्यूशन भी बढ़ रही है। फिर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर है दुनिया का वो तमाम लोगों के लिए बढ़ रहा है, तमाम ममालिक के लिए बढ़ रहा है। ओजोन डिप्लीशन है, एसिड रेन है, अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम के साथ साथ कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? यही फॉरेस्ट्स हैं, हमारी मिनरल्स हैं, तमाम जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। ओवर पॉपुलेशन जो है वो एक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको काफ़ी, कि जब आबादी बढ़ रही होती है तो साथ साथ जो है हमें ज़मीन का हिस्सा ज़्यादा चाहिए होता है कि वहाँ पर हम इमारतें बना सकें, रोड्स बना सकें, फैक्ट्रीज़ बना सकें, जिसकी वजह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे होते हैं। उसको वो जगह हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने रहने के लिए। वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारी जितनी भी फाजिल मवाद होते हैं, चाहे वो कंजम्पशन की वजह से या प्रोडक्शन की वजह से क्रिएट हो रहे होते हैं, हम उसको वहाँ कहाँ डिस्पोज़ करें, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन, के हम अपने इस्तेमाल के लिए लकड़ियाँ काटते हैं, जंगलात ख़त्म करते जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और साथ साथ जो है हंटिंग हम जितनी ज़्यादा कर रहे हैं, स्पीशीज़ जो हैं वो इतनी ख़त्म हो रही हैं। जैसे कि इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है रेन फॉरेस्ट की हो सकती हैं। रेन फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? रेन फॉरेस्ट जो हैं उन जंगलात को कहा जाता है, जैसे आप लोगों ने अक्सर चैनल्स पर देखा होगा, जो एनिमल प्लैनेट वगैरह और इस किस्म के चैनल्स आते हैं जिस पर ये लोग जंगलात दिखाते हैं। अफ्रीका के इलाकों में कुछ ऐसे जंगलात होते हैं, अमेज़न की जंगलात कहा जाता है उनको। ये जो है इक्वेटर, जो हमारी दुनिया का जो इक्वेटर लाइन है ना, ये उसके करीब होते हैं। ये जंगलात जो हैं ये हमारी पूरी दुनिया
के 6% ज़मीन पर ये जंगलात पाए जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया को 80% तक ऑक्सीजन फराहम करते हैं। तो ये जंगलात ऐसे होते हैं, इसको रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचे दरख्त होते हैं और वहाँ पर पूरा साल जो है वो बारिशें हो रही होती हैं। तो उधर एक तो इन जंगलात का ये भी फ़ायदा होता है कि यहाँ पर मेडिसिन्स भी मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीशीज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं कि हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए हुए। तो अगर कुछ लोग जो है जाकर इन जंगलात को काट देते हैं या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से इन जंगलात में आग लग जाती है और ये ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर एक तो ये होगा कि जो जानवर हैं, जो चरिंद परिंद हैं, उनके लिए रहने की जगह ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा जो है हमें जितने भी फ़ायदे वहाँ से मिल रहे होते हैं मेडिसिन्स के लिहाज से, और भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट्स के लिए जो कोका है वो भी वहाँ से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हमें फ़ायदे मिलते हैं, वो फिर हम उससे महरूम रह जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस की, ऑलमोस्ट all these processes are the result of the use of natural resources in unsustainable manner। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया था। सस्टेनेबिलिटी ये होती है कि हम अपने ही जो रिसोर्सेज हैं, जो हम अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, हम इन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी इन रिसोर्सेज की उतनी ही तादाद, क्वांटिटी और क्वालिटी मौजूद रहे जो कि अभी हमारे लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं कि या तो हम उनको जिस तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ही तादाद में हम उनकी दोबारा प्रोडक्शन की भी कोशिश करते रहें, ताकि ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म ना हो जाएं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो अगर हम अनसस्टेनेबल मैनर में यूज़ करते हैं तमाम नेचुरल रिसोर्स को, तो इस किस्म की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर करती हैं। These processes have highly negative impact on our environment. One of the major impacts is the release of large quantities of carbon dioxide and other greenhouse gases in atmosphere as the result of burning of fossil fuels by industries and automobiles। अच्छा, अब हमारी जो जितनी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी उनमें से जो सबसे बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका कॉज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउसेस गैसेस। हमारी जो अर्थ है, जो हमारा जो प्लानट है, इसके एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि सूरज से या सूरज से आने वाली जो शुआएं होती हैं, जो रेज़ होती हैं सन की तरफ से, जो रेज़ अर्थ की तरफ आ रही होती हैं, उन रेज़ में से कुछ जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ नुकसानदेह होती हैं। तो जब वो रेज़ेस आती हैं तो एक तो हमारा जो ओज़ोन लेयर है उनमें से जो टॉक्सिक रेज़ होता है उनको रोक देता है, और जो फ़ायदेमंद रेज़ होती हैं उनको जो है ज़मीन की तरफ भेज देता है। फिर जो हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये उन गैसेस को वापस एटमॉस्फेयर की तरफ पलटने से रोकती हैं। यानी कि ग्रीन हाउसेस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि जितनी भी वो गैसेस जो कि हीट को ज़मीन के गिर्द प्रेजेंट रखती हैं, मौजूद रखती हैं, जिससे हमारी ज़मीन का टेम्परेचर इतना रहता है कि हम जो लोग हैं, जो ह्यूमन लाइफ है, जो स्पीशीज़ हैं, जो जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, वो
ज़िंदा रह सकते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो हमारी जो दुनिया है उसका टेम्परेचर इतना ठंडा होता, इतना लो होता कि यहाँ पर ज़िंदगी शायद पॉसिबल ही ना होती। तो ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं ये दुनिया की टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन अब टाइम के साथ साथ ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं इसमें इतना इजाफ़ा होता जा रहा है, इतनी ये बढ़ गई हैं कि जितनी हीट की ज़रूरत दुनिया को, अर्थ को है ज़िंदगी को कायम रखने के लिए, वो उससे काफ़ी ज़्यादा हीट अपने पास जो है वो रोक कर रखती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसी चीज़ को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफ़ा। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफ़ा होता है ये किन रीज़न्स की वजह से होता है, तो वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर एज द रिज़ल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफ़ा हो रहा है या हमारी दुनिया में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफ़ा हो रहा है, तो एक तो हम ये कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफ़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो इंसान हैं हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी आबादी होगी दुनिया में उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रिलीज़ करेंगे। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक बढ़ जाएगा और ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं ये जो बढ़ती हैं तो इनका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो है फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होती हैं? फॉसिल फ्यूल्स कुछ अगर हम सिंपल अल्फाज में इसको डिफ़ाइन करें तो ये ईंधन होती हैं जिनके जलने की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट हो जाती हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल क्या है ये आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ लिखा है इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज़ अपने लिए एनर्जी पैदा करने के लिए जितने भी तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें वो हो सकता है कि बिजली या गैस पैदा कर रहे होते हैं और इससे मशीनें चल रही होती हैं। तो ये लोग ईंधन जला रहे होते हैं या कोयला जलाते हैं, तो इन फॉसल्स की वजह से, इन कोयला जलाने की वजह से जो गैस रिलीज़ होती है हमारी फ़िज़ा में, एटमॉस्फेयर में, वो ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफे का बाइस बनती है। द रिज़ल्ट इज़ द वर्ल्ड वाइड पोल्यूशन प्रॉब्लम, temperature fluctuation of our planet, ozone hole, and possible change in Earth's climate। कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली जो कारखाने हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो जो ईंधन जलाती हैं और एनर्जी पैदा करती हैं, उसकी वजह से जो गैसेस मुख्तलिफ़ किस्म की इंक्रीज़ हो रही हैं फ़िज़ा में, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जिसका हमने अभी ज़िक्र किया है। इसके बाद है लॉस ऑफ फॉरेस्ट्स, डैमेज टू वाटर बॉडीज़, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एंड देयर इकोसिस्टम बाय एसिड रेन। एसिड रेन की क्या वजूहात हैं? ये भी जितनी भी टॉक्सिक स्मोक निकलती है, जो धुआं निकल रहा होता है फैक्ट्री से, वो धुआं जो है वो फ़िज़ा में, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाता है और बारिश में शामिल हो जाता है और उसमें जो केमिकल्स मिली हुई होती हैं उससे जो है ये हमारी जो बारिश होती है ये तेज़ाबी ख़ासियत रखती है अपने अंदर, जिसकी वजह से हमारे जितने क्रॉप्स हैं वो तबाह हो जाते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं। हमारी जो स्किन है, स्किन की जितनी डिजीज़ हैं वो बढ़ रही होती हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैसिव एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होती है? एक्सटिंक्शन कहते हैं किसी चीज़ की टोटल डिस्ट्रक्शन को, टोटल डिस्ट्रक्शन या ख़ात्मे को कहते हैं ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट क्या है? किसी जानदार के रहने की जगह को हम हैबिटेट कहते हैं, यानी उसकी रिहाइश गाह। तो अगर हम किसी जानदार के यानी जानवरों के रहने की जगह जंगलात का ही ख़ात्मा कर दें तो फिर वो उन स्पीशीज़ के रहने के लिए कोई जगह नहीं बच जाती और वो भी फिर नापैद होने की तरफ जा रहे होते हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है नापैद हो जाना, किसी नस्ल का ख़ात्मा हो जाना। मैसिव एक्सटिंक्शन
of species due to habitat destruction and other well-known causes worldwide are connected with environmental issues globally. The rapid growing डेमोग्राफिक इलाकाई हमारे जो इलाके हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं, इसकी जो साख्त बदलती जा रही है एंड ग्लोबलाइजेशन आर लीडिंग टू अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ यूज़फुल एग्रीकल्चरल लैंड। ये अभी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ट्रांस बाउंड्री इस लफ्ज़ से ही जाहिर है कि ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होंगी। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो किसी एक कंट्री में अराइज़ होती हैं और कोई दूसरा इलाका जो है, कोई दूसरी कंट्री वो इफ़ेक्ट हो रही होती है उसकी वजह से। A transboundary problem is an environmental problem that is transboundary. Transboundary means moving or having effect across a boundary or boundaries in scale. In other words, it is an environmental problem originating in or contributed by, किसी एक जगह पर ओरिजिनेट हो रही हैं, ओरिजिनेट मीन्स वहाँ से अराइज़ हो रही हैं, और कंट्रीब्यूटेड बाय मींस कोई एक ऐसा इलाका है जो कि उसमें इजाफे का बाइस बन रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी उस पर अपना रोल अदा कर रहा है कि उस प्रॉब्लम में इजाफा हो। कंट्रीब्यूटेड बाय वन कंट्री एंड इफ़ेक्टिंग और इम्पेक्टिंग अनदर, और वो किसी दूसरी कंट्री को इफ़ेक्ट करे, तो वो तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रांस बाउंड्री प्रॉब्लम्स कहलाएंगी। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, वो एक तरह से देखा जाए तो तमाम की तमाम ट्रांस बाउंड्री थी, यानी कि अगर हम किसी एक मुल्क में फैक्ट्रीज़ में इजाफा कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स तमाम दुनिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट करेंगी, तो इसीलिए हम इसको ट्रांस बाउंड्री प्रॉब्लम कहते हैं, ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इंक्लूड एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, pollution of the North Sea and damage to the stratospheric ozone layer। अब ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक जो है, ये जो हमारी जो दुनिया है, इसके गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, जो लेयर्स हैं मुख्तलिफ़, उसमें से एक लेयर का नाम स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? ट्रांसबाउंडरी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम सब टॉपिक्स फिर इंक्लूड कर सकते हैं, यानी इन तमाम प्रॉब्लम्स को अगर हम मिला लें तो उसको एज अ होल हम क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? 3 चीज़ें आएंगी। एक है एसिड रेन, दूसरा है ओजोन डिप्लीशन, और तीसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। वन बाय वन अब हम इन चारों पांचों जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है एनवायरमेंटल इशू का। मैनी कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के बारे में जानना शुरू कर दिया है। हमने यानी तमाम कंट्रीज़ ने, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए कितने बेनिफिट की बात है। अनफॉर्चुनेटली इवन इफ़ मोस्ट नेशंस took step individually to address their environmental issue, it would still not solve certain environmental problems which spill over national borders। कि अगर हर एक कंट्री इंडिविजुअली यानी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो इन्वायरमेंट को बेहतरी की तरफ ला सके, इसकी कंजर्वेशन कर सके, इसको डिप्लीशन से रोक सके, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। हम हमेशा जो है, अगर तमाम कंट्रीज़ मिलकर कोशिश करें तो फिर शायद मुमकिन है कि हमें इससे छुटकारा मिल सके। टेक ग्लोबल वार्मिंग फॉर एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम्पल दी जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की। नो वन नेशन बाय इटसेल्फ कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस इमिशंस इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि अगर कोई एक कंट्री कहे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिएशन को रोकने की कोशिश करेगी या कम करेगी, या फिर जो जितने भी टॉक्सिक गैसेस हैं उसकी इमिशन यानी उनका रिलीज़ होना
अगर उनको कम करने की कोशिश करेगी, दिस प्रॉब्लम इज़ सो बिग, नेशंस मस्ट कोऑपरेट टू इफ़ेक्टिवली एड्रेस इट, कि तमाम नेशंस को कोशिश करनी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें। अनदर एग्जांपल इज़ द चैलेंज ऑफ प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? दिस इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ, whether it is in the form of plants or animals, ठीक है, insects or birds. The spectrum of animal and plant genetic material. Spectrum कहते हैं variety को, range of colors को. Although a single nation can protect biodiversity within its own borders, no nation acting alone can protect biodiversity around the world. कि बेशक अगर एक कंट्री चाहे तो वो अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर, अपनी हदूद के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हिफाजत कर सकती है, उसको ख़त्म होने से रोक सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा नेशनल एनिमल है मारखोर, उसकी जो हंटिंग है, उसका जो शिकार है वो पाकिस्तान में बैन किया जा चुका है। इट मीन्स कि अपनी ही कंट्री में हमने इस नस्ल को ख़त्म होने से रोकने की एक कोशिश कर ली है। इसी तरह की कोई और कंट्री होगी, उसने किसी और ख़ास जानवरों के ऊपर जो है वो शिकार करने पर पाबंदी लगाई हुई होगी। तो एक तरह से हम रोक सकते हैं अपनी कंट्री की हद तक, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। हम अकेला एक कंट्री कोशिश नहीं कर सकता कि वो बायोडाइवर्सिटी को रोक सके। Global warming and biodiversity both are examples of international externalities that cross national borders and cannot be resolved by a single nation acting alone. उसके बाद हमारा जो फर्स्ट जो मेन टॉपिक आ जाता है ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में, फ़र्स्ट वन जो हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज। स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज का ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया है। इस लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है वो आप नेक्स्ट वीडियोस में देख लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।